बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत फलीम। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या इन हाउस तब्दीली से इमरान खान साहब के लिए कोई आसानी पैदा होगी या फिर मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। विफाक और अपोजिशन जमातों की मुखालिफत के दरमियान सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला बनना एक बहुत बड़ी सियासी कामयाबी ज़रूर है, मगर उनके सामने जो चैलेंजेस हैं वो भी कुछ कम नहीं। सूबे में दहशतगर्दी का मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका है और इस पर विफाक और सूबे की पॉलिसी में एक वाज़ेह इख्तलाफ नजर आ रहा है। विफाक ऑपरेशन पर जबकि सूबा मुज़ाकरात पर जोर दे रहा है। विफाक चाहता है कि अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी और सिक्योरिटी के मामलात पर फौरी फैसले हों, जबकि सूबा कहता है कि वो इमरान खान से मुशावरत के बगैर कोई कदम नहीं उठाएगा। ये पॉलिसी इख्तलाफ उस वक्त और भी नुमाया हुआ जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत अफगान पनाह गुज़ीनों से मुतालिक एक आला सतही इजलास तलब किया गया। इसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत तमाम सूबों के वज़राए आला ने शिरकत की। मां सिवाय वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अपने एक्स पर लिखा कि इमरान खान साहब से मुशावरत के बगैर किसी भी इजलास में जाना सूबे के अवाम के मैंडेट की तौहीन है। यह सियासी मौक़िफ़ अपनी जगह दुरुस्त हो सकता है, शायद गलत भी, मगर सवाल यह है कि जो सूबा सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासिर है उसका वज़ीर आला ही अहम मीटिंग्स के अंदर अगर शमूलियत इख्तियार नहीं करेगा तो दहशतगर्दी जैसे हसास मसाइल पर पॉलिसी किस तरह से बनेगी। क्या इससे सूबे और विफाक के दरमियान फासला मजीद नहीं बढ़ेगा? क्या हर मामले पर पीटीआई का विफाकी हुकूमत के खिलाफ खड़े होना उनके लिए टफ टाइम बन सकता है, या फिर ये रवैया दुरुस्त है? दूसरी तरफ इमरान खान से मुलाकात ना होने पर सूबाई काबीना की तश्कील का मामला भी उलझ चुका। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकमर राजा कहते हैं कि अपनी टीम चुनने के लिए खान साहब ने सुहेल आफरीदी को मुकम्मल इख्तियार दिया, मगर सुहेल आफरीदी कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात होगी तो ही अगला कदम उठाया जाएगा। अब यह भी कहा जा रहा है कि यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां पर इमरान खान साहब के फैसले और सुहेल आफरीदी की हिकमत अमली आने वाले दिनों में पीटीआई की सियासत का रुख जो है उसका तयन करेगी। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए इस वक्त सीनियर सियासतदान और साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। फवाद चौधरी साहब, कुछ दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत तब्दील की गई है, आपकी नज़र में सिर्फ क़यादत ही तब्दील हुई या बहुत कुछ तब्दील हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में? बहुत कुछ तो खैर क्या तब्दील होना है, लेकिन मसला यही है कि देखिए, एक अली अमीन गंडापुर साहब को जब चीफ मिनिस्टर बनाया था तो इस मकसद से बनाया था ना कि वो कोई पार्टी के लिए, इमरान खान के लिए कोई रिलीफ ले सकेंगे। अब रिलीफ लेने के दो ही तरीके थे, या तो वो एंगेजमेंट में उनकी कामयाब होती और एंगेजमेंट के जरिए रिलीफ मिलता, या अगर एंगेजमेंट नहीं हो रही तो वो फिर कोई चैलेंज खड़ा कर पाते वफाकी हुकूमत के, जिससे वो एंगेजमेंट पे मजबूर होती। ये दोनों काम अली अमीन गंडापुर से नहीं हो सके और जिसके बाद उनकी जो पॉपुलैरिटी है केपी में वो भी बहुत नीचे आ गई थी। और दूसरा फिर एक इसके ऊपर सोने पे सुहागा ये हो गया कि उन्होंने पहले पार्टी के तमाम रहनुमाओं से बनी और फिर आखिर में खान साहब की जो फैमिली है उससे भी फिर उनकी बिल्कुल ही जो नाता है वो काफी टूट गया, कमजोर हो गया, जिसके नतीजे में फिर उन्हें जाना पड़ा। अब जो सुहेल आफरीदी आए हैं उनसे भी यही उम्मीद है कि वो इमरान खान की रिलीफ के लिए एफर्ट करेंगे और वो दुनिया के ऊपर तो इमरान खान समझते हैं कि वो चैलेंज खड़ा करेंगे वफाकी हुकूमत के लिए, जिसमें वो वफाकी हुकूमत फिर एंगेजमेंट के ऊपर आए। आप ये तो देखते हैं कि सुहेल आफरीदी कैसे कामयाब इसमें हो पाते हैं, नहीं हो पाते। आप सब सुहेल आफरीदी के इंतखाब को किस तरह से देखते हैं? आपकी मुदब्बराना राय क्या है सुहेल आफरीदी के इंतखाब पर? बेसिकली तो बात यह है कि सुहेल आफरीदी पुराने पीटीआई के कारकुन हैं, आईएसएफ से आए हैं और इमरान खान समझते हैं कि एहतिजाजी सियासत में वो रवाकार आदमी है। ज़ाहिर है जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं, ऊपर आए हैं, वो एहतिजाजी पॉलिटिक्स कर सकते हैं। तो उन्होंने तो इसी मकसद के लिए है ना कि वो एहतिजाज में एक नई जान डाल सकें। एक फ़ायदा ज़रूर होगा सुहेल आफरीदी का कि ये अनलाइक अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने जो पार्टी के बाकी सारे धड़े थे उनको नाराज़ रखा, सुहेल आफरीदी शायद इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ ताउन करेंगे और चूंकि वो जूनियर हैं बाकियों से तो वो शायद उनकी एडवाइस भी लें। तो जो धड़ेबंदी है वो शायद उतनी ना हो जितनी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ हो गई थी। ये एडवांटेज जो है वो सुहेल आफरीदी को मिलेगा। लेकिन असल चीज देखना यही है कि क्या सुहेल आफरीदी कोई वफाकी हुकूमत को बड़ा चैलेंज दे पाएंगे या वो कि वो एंगेजमेंट पे आए या नहीं आए। असल तो जो मरहला है ना वो तो ये है, अब वो जाहिर है इसके लिए उन्हें कुछ वक्त तो देना पड़ेगा।
ठीक है, लेकिन चौधरी साहब आप भी जानते हैं अच्छी तरह से कि खान साहब के साथ मुलाकातें हो जाना इतना आसान नहीं है, इतना बिल्कुल सहल नहीं है कि जितना समझा जा रहा है। लेकिन सुहेल अफरीदी तो कोई अगला कदम भी उठाने को तैयार नहीं है जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो। तो ऐसी सूरत में वो किस तरह से फैसले ले पाएंगे? नहीं तो वो तो जाहिर है कि देखिए ना, उन्होंने लगाया क्यों, उन्होंने इसीलिए लगाया ना कि फैसले तो इमरान खान ने करने हैं, मैंडेट भी इमरान खान का है। अब ये तो ज्यादती है ना कि आप कहें कि इमरान खान मुलाकात ही आप ना करने दें सूबे के चीफ मिनिस्टर को। मुझे तो ये भी बहुत बुरी बात लगी है कि सूबे का वज़ीर आला जो है उसको जमानत कबल गिरफ्तारी एक जज के सामने जो है वो पेश होना पड़ा है। यानी जिस आदमी के पास करोड़ों लोगों का मैंडेट है वो एक नाम के सामने पेश होकर कह रहे जी मुझे आप जो है वो दें, जमानत दें कि मैं वहां पे जाऊं। कोई थोड़ा इज्जत एहतराम भी रखना चाहिए। वफाकी हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब ने अच्छा किया जो उनको कॉल की, लेकिन बाकी इकदाम भी लेने चाहिए थे। अगर उन्होंने मुलाकात का कहा था तो क्या क़यामत आ जाती अगर वफाकी हुकूमत जो है वो मुलाकात करा देती। ठीक है, सूबा है जो इतना ज्यादा टेररिज्म से अफेक्टेड है, हमारे बच्चे रोज शहीद हो रहे हैं। हम तो जेलम के 4 बच्चे तो जो है वो भी जो है वो शहीद हुए हैं। तो हम तो बहुत दुखी हैं इन सारे मामलात के ऊपर, और इसके ऊपर वफाकी हुकूमत को चाहिए कि उनको अपने साथ लेके चलें। ठीक है, लेकिन ये उसूली हक तो उनका है। अब वफाकी हुकूमत ने भी तो उनको दावत दी थी चौधरी साहब कि वो जो बड़ा अहम इजलास आज हुआ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर आए, तमाम CMs वहाँ पर मौजूद थे, फील्ड मार्शल साहब वहाँ पर मौजूद थे, मगर सुहेल अफरीदी साहब ने वहाँ पर ना जाने का जो फैसला किया, बेसिकली तो उन्हें सूबे की आवाम को देखना चाहिए था, सूबे के फैसलों को देखना चाहिए था। आपकी नज़र में ये फैसला दुरुस्त था कि अपनी जगह पर मुज़म्मिल असलम साहब को भेज देना और ख़ुद वहाँ पर अदम शमूलियत करना, ये एक दुरुस्त और दानिशमंदाना फैसला था? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो क्या कहें जाके वहां पे, जब वो इमरान खान से आपने उनकी मुलाकात ही नहीं होने दी, वो मौक़िफ़ क्या ले वहां पे। सवाल तो ये है ना। तो वाकई हुकूमत, जब आप इमरान खान को जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, आप उनसे मुलाकात ही नहीं होने दे रहे, उनको इंस्ट्रक्शंस ही नहीं पास कर पा रहे, तो मुझे आप बताएं वो चीफ मिनिस्टर वहां पे जाके क्या जो है वो मौक़िफ़ जो है वो लेगा। ये पहले अलीमीन गंडापुर को भी नाकाम किया वफाकी हुकूमत ने जानबूझ के इस तरह करके, और अब जाहिर है वो चाहते हैं सुहेल अफरीदी भी नाकाम हो। अब ये सुहेल बहरहाल ये सोचना पड़ेगा कि ये अदालतों से या हुकूमतों से दरखास्तें करके ये मामला नहीं होना, उन्हें अल्टीमेटली एहतजाज ही की पॉलिसी जो है वो उस तरफ जाना पड़ेगा। अब वो कितनी जल्दी और कितने इफेक्टिव बनाते हैं इससे उनका इम्तिहान होगा। ये तो हमें पता ही है कि वफाकी हुकूमत ने और अदालतों से उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिली। लेकिन आप चौधरी साहब हमेशा से, मुझे याद है जब भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए, आपने तब ये बात की कि सड़कों पर आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या हासिल कर लिया। पिछले 2-2.5 सालों के साथ सड़कों पर है, मगर हासिल कुछ नहीं हुआ, मां सिवाय इसके कि एतमाद का फुकदान हो गया विफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान। अभी भी सड़कों पर आना ही आखिरी ऑप्शन है या कुछ दरमियानी रास्ता निकाल के पार्लियामेंट का रास्ता हमवार करना चाहिए? लेकिन उसके लिए वफाकी हुकूमत और हमारे जो हुक्मरान हैं वो फ्रेंकली तैयार नहीं है। और अगर आप सारा कॉन्डक्ट देखें अभी तक का, वो यही है कि अमेरिका से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया भी हमारे साथ, हमें क्या जरूरत है पाकिस्तान के लोगों को मुंह लगाने की। तो एक एटीट्यूड है ना, स्नॉब एटीट्यूड, और बस हम देख लेंगे। ये हम देख लें वाला मामला जो है ना वो ही हर एक की तरफ जो है वो बढ़ा हुआ है। और इस वक्त तो मैं ये समझता हूँ कि जो सिचुएशन है उसमें भी यही है कि हम देख लें, तो कोई इंटरेस्ट नहीं है इस सिचुएशन में सिवाय एहतजाज के। PTI के पास, इमरान खान के पास कोई ऑप्शन छोड़ी नहीं वफाकी हुकूमत ने। सो अगर तो आप ऑनेस्टली देखें ना, या तो कोई ये हम देखें ना कि कोई उम्मीद हो कि वफाकी हुकूमत और जो हुक्मरान हैं वो कोई इस बात के ऊपर वो चाहते हैं कि कोई बातचीत हो, मुल्क में कोई टेम्परेचर नीचे आए, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो इसके में मेरे ख्याल में एहतजाज के अलावा इमरान खान के पास, PTI के पास कोई रास्ता है भी नहीं। ठीक है, लेकिन एहतजाज के हवाले से जो स्ट्रैटेजी इस वक्त हमें फेडरल गवर्नमेंट की नज़र आती है, निचली बुनियादों पे एहतजाज को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, उसके बाद भी आपके नज़दीक क्या यही हल है? नहीं, वो तो फिर तरीके हैं एहतजाज के। JUI और PTI अगर इकट्ठे हो जाते तो मामला बिल्कुल और होना था, वो नहीं उन्होंने किया। वो तो फिर एहतजाज की एक तहरीक की नाकामियों का एक है ना कि वो क्यों नाकाम हो रही है, और जो आपने लोगों का खौफ खत्म करना है तो उस खौफ को खत्म करने के लिए आपने इक़दाम किए हैं।
तो इस वक्त जो पीटीआई की मुश्किलात हैं, ये तो एक बड़ी स्ट्रैटेजी है ना कि आपने एहतजाज करना है। अब कैसे करना है, आप देखें ना, पीटीआई की सारी जो इस वक्त डिसीजन मेकिंग है वो बहुत इमेच्योर है। आप उनको उठा के देख लें कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हुए हैं, तो बार्स में जो पीटीआई की लीडरशिप है सारे के सारे वकील हैं, लेकिन आप देखिए वो इतनी बुरी तरह हर इलेक्शन हारते हैं। और ये भी बिल्कुल एक अहमकाना बात है कि वो प्लॉटों पे वोट दे दिए, आप सारे वकीलों को फिर ये कहना शुरू कर दें कि नहीं वो तो सारे प्लॉटों पे बिक जाते हैं। ऐसे नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने 45 करोड़ रुपया को दिया था, तो आप क्यों नहीं उससे जो है वो फायदा उठा सके। इमरान खान ने अनफॉर्चुनेटली इतनी सतही लीडरशिप वकीलों में भी और तरीके इंसाफ के ऊपर भी अपने फैसलों से मुसल्लत की है, जिनकी देखिए कोई हैसियत नहीं है। वो सारे सिर्फ अब कल भी आप देखें कि सलमान राजा और मशाल, ये जो मिले खान साहब को ये यही कह रहे थे कि एडवाइजरी कमेटी बना दें और हम चला लें केपी। देखिए ना, जिस तरह के लालची और हिरसज़दा लोगों के ऊपर, जिनका मकसद सिर्फ, ज्यादातर लोगों का मकसद सिर्फ यह है कि इमरान खान जेल में रहें और हम ओहदों पे रहें, तो कैसे आपका पार्टी कामयाब कर सकते हैं। सो ये तो एक इमरान खान ने इन लोगों को पार्टी दे दी है। ठीक है, लेकिन चौधरी साहब बेसिकली तो ये है ना कि ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं ये सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, खा उसका ताल्लुक फिर खैबर पख्तूनख्वा से क्यों ना हो, जो मैं समझ पाई हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए बिल्कुल इमेच्योर लीडरशिप और इमेच्योर फैसले हैं। मिसाल के तौर PLP पे क्या पूरा पाकिस्तान जो है वो मजहबी दहशतगर्दों के खिलाफ, एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ इकट्ठा है जी। आप जो है अपना पता नहीं इमरान खान की ट्वीट में किसने डाला है ये कि 600 लोग जो है वो वहां पे मारे गए हैं जी। बिल्कुल उनको किसी ने बताया है ना, उनके पास तो टीवी या ट्विटर या सोशल मीडिया तो नहीं है ना। तो इस तरह की गलत इतलात जो है जब उनको दी जाती हैं और उस पर फैसले होते हैं, तो देखिए हकीकत ये है कि जब इमरान खान खुद प्राइम मिनिस्टर थे, वो तरीके लब्बैक के खिलाफ इससे ज्यादा सख्त एक्शन करने का इरादा रखते थे और उन्होंने बहुत चाहते थे कि वो किया जाए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली बाजवा जो है वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। अब ये इस तरह की बातों के ऊपर, इसी तरह से जब आप खैबर पख्तूनख्वा में जो टेररिज्म है उसके ऊपर जो मौक़िफ़ है पीटीआई का, इस तरह से तो नहीं आप एक इस तरह डिसीजन मेकिंग हम जो समझ पाए हैं, जहां पर भी मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है, उसका ताल्लुक किसी भी सूबे से हो, किसी भी जमात से हो, वो लीगल है, वो इलीगल है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर उस एहतजाज का हिस्सा बनने की ख्वाहिश भी रखती है और शामिल भी होती है जो कि मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ हो। तो आपको नहीं लगता कि ये चीजें नुकसान पहुंचाएंगे सबसे ज्यादा खान साहब को? नहीं, और बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। ये वो एहतजाज चाहे कितना ही गैर असूली क्यों ना हो, यानी आपने पुलिस के लोग शहीद हो गए, आप लोगों ने एक लफ्ज उसके ऊपर बात नहीं की है। अच्छा, और ये अलमिया सिर्फ इसका तरीके इंसाफ का नहीं है। आप देखें जो अपोजिशन की पार्ट, महमूद अचकज़ई साहब लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, आप मुझे बताइए कि अपोजिशन उनका क्या मौक़िफ़ है बड़े मुद्दों के ऊपर। अफगानिस्तान पे उनका मौक़िफ़ हमें नहीं पता, उनका TLP पे जो मौक़िफ़ है हमें नहीं पता। वो उलामा राजा नासिर अब्बास साहब बने हैं, उनका मौक़िफ़ हमें नहीं पता कि वो क्या है। इस तरह से जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन है वो एक NGO टाइप ऑर्गेनाइजेशन, ज़ाहिर है उसके अंदर कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन बहरहाल एक आपने हम इतनी बड़ी अपोजिशन है उसका कोई मौक़िफ़ जो है वो नहीं है। सो देखिए ये बात सही है कि मौजूदा हुकूमत ने और इन्होंने हुक्मरानों ने मिलके बड़े जुल्म किए हैं। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, राइट्स नहीं है, अपोजिशन की जो पॉलिटिक्स है वो तबाहकुन है और बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान के लोगों की कि इतने मीडियोकर लोग पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो अपोजिशन की सियासत कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये भी बताइए चौधरी साहब कि अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी ये इंदिया गुज़िश्ता रोज़ दिया गया है कि कारकुनान तैयारी पकड़े, इस्लामाबाद की तरफ हमने जाना है। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब उनकी जमात आती है इस्लामाबाद की तरफ, तो आपके नज़दीक क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये मौका है कि वो बाकायदा तौर पर किसी बड़ी अपोजिशन जमात के साथ इत्तेहाद करे और फिर आपस में जो इनके मुतालिबात हैं वो हुकूमत वक्त के सामने रखे जाएँ? मेरा ख्याल है कि फिलहाल तो JUI के साथ अलायंस जब होना चाहिए था तब किया नहीं। अब तो जो है वो क्या जो है, पहले तो भी सच्ची बात यह है कि यही नहीं समझ आई कि मौलाना ने एहतजाज का फैसला किया क्यों है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। उनकी गुफ्तगू हुई थी शहबाज शरीफ साहब के साथ, उनकी गुफ्तगू हुई बाकी लोगों के साथ, तो आखिर वो इस नतीजे पे क्यों पहुंच
उन्होंने जो है वो लोगों को लेके जाना है इस्लामाबाद। ऐसी कोई इस किस्म का जो इंतहाई कदम है वो मौलाना क्यों उठा रहे हैं, पहले तो ये समझ आनी चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि आज जैसे आपने कहा कि पीटीआई तो जहां पे भी कोई हुकूमत मुखालिफ जो है वो को मच्छर भी जो है वो उनके कान में भूं भूं कहते हैं कि हम साथ ही मिल जाए और हम भी शुरू कर दें भूं भूं। तो ये इस तरह की डिसीजन मेकिंग पीटीआई को कोई फायदा तो नहीं दे रही। बट आई एम श्योर कि मौलाना फजल रहमान अगर निकलेंगे और वो ये करेंगे तो फिर पीटीआई भी निकल सकती है। बहरहाल काफी आई वुड से कि जो इस वक्त की पॉलिटिक्स है उसमें एक तरफ हुकूमती जबर है, ज्यादतियां हैं, अदालतों का खात्मा है और तमाम जो ह्यूमन राइट्स वो हैं, और दूसरी तरफ एक इंतहाई मीडियोकर अपोजिशन है। सो आई थिंक इट्स अ क्राइसिस फॉर पाकिस्तान। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब की एक और डिमांड के ऊपर। चौधरी साहब, इमरान खान साहब ने जो अपना रिसेंट एक ट्वीट दिया और उसके अंदर उन्होंने जुडिशल कमीशन का जो डिमांड को दोहराया, इसके अंदर पहले 9 मई शामिल था, 26 नवंबर शामिल था। अब उन्होंने एक तो आज़ाद कश्मीर वाला मामला शामिल करा दिया और साथ ये भी कहा कि जो मुरीद के वाला इंसिडेंट है वो भी जुडिशल कमीशन में शामिल किया जाए। अब सवाल यह है कि यहाँ पर 2 हल्के हैं जो मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। एक का ख्याल है कि ये इंसाफ की तलाश है और दूसरे हल्के का ख्याल है कि खान साहब जो है वो सियासी दबाव का एक तरफ जो है वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके नजदीक ये दबाव बढ़ाएगा या वाकई इंसाफ का हुसूल है? कुछ भी नहीं हुआ। आज आप देखें ना, यही तो रोना है कि एक इमेच्योर डिसीजन मेकिंग। आज आप देखिए, उन्होंने कहा कि पूरे ये पाकिस्तान में मुजाहरे हों इन इसके ऊपर। अब पूरे पाकिस्तान में एक बंदा नहीं निकला कहीं पे, कोई इम्पैक्ट नहीं। सो इमरान खान जैसे बड़े लीडर की जो बात है वो तो बड़ी एक आई वुड से कि कीमती बात होनी चाहिए, जो कि बड़ी सोच समझ के और बड़ी पॉलिश करके जो है वो पेश हो और उसके ऊपर अमल हो। बट उस वक्त आ जाती हैं बातें, मतलब जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि उसी ट्वीट में है कि 600 लोग मार गए, कैसे पता चला आपको, किसने क्या कह दिया। तो इसी तरह से जो इस वक्त ओवरऑल एक सिचुएशन है उसमें मैं समझता हूँ कि आपको जो मुतशद्दिद जमातें हैं कभी भी उनकी साइड पे नहीं होना चाहिए, और ये पाकिस्तान का बड़ा नुकसान होगा, तहरीक इंसाफ का बड़ा नुकसान होगा। हम तो पॉलिटिशियन हैं, तो अपनी स्पेस क्रिएट करनी है, अपनी पॉलिटिक्स से स्पेस क्रिएट करनी है, और हम वो स्पेस जो है वो नहीं कर सकते। और इस तरह के मुतशद्दिद जमातों के कंधों के ऊपर हम जमहूरियत की जदोजहद करेंगे, जो मुमकिन नहीं है। ये पार्टीज तो जमहूरियत पे यकीन नहीं रखती, ये खवातीन की आज़ादियों पे यकीन नहीं रखती। और मैं तो कहा है कि जो खवातीन बढ़ चढ़ के इनकी हमायत इस वक्त कर रही हैं, उनको अफगानिस्तान में कोई मैं पढ़ रही थी आपका ट्वीट मैं आपका ट्वीट पढ़ रही थी। अब ये जो आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं चौधरी साहब, इसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि खला है गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट, और ये समझा जा रहा है कि ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और पीटीआई की जो बेसिक रंजिश है इस मामले पे वो यही है कि हमें बातचीत करनी चाहिए। और जिस तरह से आपने महमूद अचकज़ई साहब की बात की, तहरीक तहफ़्फ़ुज़े पाकिस्तान के तहत एक एलामिया कुछ दिन पहले जारी हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि जी मकामी जिरगों के पास जाना चाहिए, मामला वहाँ की पब्लिक का सुनना चाहिए, उसके बाद फैसला होना चाहिए। अगर इसके ऊपर इसी तरह से इख्तलाफ बाकी रहता है तो आपको नहीं लगता कि खला मज़ीद बढ़ेगा, एतमाद का फुकदान मज़ीद गहरा होगा और ये फिर किसी भी हद तक जा सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि वो जो एलामिया है उसमें पाकिस्तान के शहदा के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं कहा गया। तो देखिए ना, ये पॉसिबल नहीं है कि आप इस दुख में रहें कि वहाँ क्या हो रहा है और इस दुख को आप भूल जाएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि देखिए 100% मैं समझता हूँ कि बातचीत इमरान खान जो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक ऐसी पॉलिटिक्स, हमारे यहाँ तो हर चीज़ के ऊपर बड़ी ज्यादा होती है, तो इसमें भी कर दिया जो वो उसने सेटल कर दिया, उसने सेटल कर दिया। भाई इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ ट्राइब्स, और ये ट्राइबल लड़ाई है, उनकी अपनी एक बड़ी पुरानी लड़ाई है, और उस लड़ाई के अंदर हमने अपने आप को कहाँ प्लेस करना है ये एक बहुत स्ट्रैटेजियन है। लेकिन हम लोगों ने भी जो है वो अपने आप को 5 साल हम तालिबान के साथ होते हैं, अगले 5 साल खिलाफ होते हैं, फिर हम 5 साल एक धड़े के साथ होते हैं, फिर 5 साल अगले हम दूसरे के खिलाफ होते हैं। सो ये भी इस तरह तो नहीं, इतनी नॉन सीरियस जो पॉलिसीज हैं जिसमें लोगों की जानें इन्वॉल्व हैं। सैकड़ों लोग हमारे फौजी जो हैं वो शहीद हो गए हैं, जिनमें मैं समझता हूँ कि हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी वो नहीं है। सही
डेप्थ नहीं है स्ट्रेटजी में। एक आखिरी सवाल चौधरी साहब, अब ये चूंकि अफगानिस्तान की बात हम कर रहे हैं तो दोहा के अंदर आज मुज़ाकरात का पहला दौर भी होने जा रहा है अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत या पाकिस्तान के डेलीगेशन के दरमियान। अब एक जो इख्तलाफ हमें खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है वो इख्तलाफ ये है कि चूंकि मामला ही दहशत गर्दी का और सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा भी खैबर पख्तूनख्वा है, तो जो डेलीगेशन पाकिस्तान से गया है उसमें रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की, कोई एक शख्स मौजूद होना चाहिए था। अब उनका शामिल होना भी आपके नज़दीक आपको लगता है बड़ा ज़रूरी था, या फिर ये एक फजूल की बात है और फजूल की एक लड़ाई है, इसके अंदर शामिल नहीं होना चाहिए? नहीं, 100% होना चाहिए था, बल्कि मेरे ख्याल में तो वफाकी हुकूमत को चाहिए था। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ जैसे आदमी को जो है वो साथ लेके जाते। वो बैरिस्टर सैफ जो है अफगानिस्तान के ऊपर जितना उनका अबूर है, जितना वो मामलात को समझते हैं, और तमाम जो मुज़ाकरात हुए हैं अभी भी नहीं, परवेज़ मुशर्रफ के दौर से लेके अब तक हर जो मामला है उसमें बैरिस्टर सैफ किसी न किसी सूरत जो है वो शामिल रहे हैं। तो देखिए, इस तरह के लोगों को इग्नोर तो नहीं करना चाहिए। बड़े कीमती लोग हो गए, बैरिस्टर सैफ हो गए, मोहम्मद सादिक हो गए, हमारे मेजर आमिर साहब हो गए, ये लोग हैं। फिर आप देखिए ये अलमिया है ना कि आप खैबर पख्तूनख्वा का मामला डिस्कस कर रहे हैं और आप सिर्फ जो है वो लाहौर के लोगों को ले जा रहे हैं। तो ये तो ना करें आप। आपने ख्वाजा आसिफ है, इन लोगों को पता कि वहाँ पे ट्राइबल इशू है क्या, मसले क्या है। सो मेरे के अंदर इन्हें चाहिए था कि एक्सपर्ट्स जो हैं उनको डेफिनेटली भेजना जाना चाहिए था। और यहाँ पे भी मैं कमेटी में भी हैरान हुआ, मुजम्मल तो है, वो तो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, और मुझे नहीं समझ आई कि APF बैरिस्टर सैफ को क्यों नॉमिनेट नहीं किया। सो ये जो एक बैलेंस्ड लोग हैं उनकी बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान को। जैसा मैंने कहा, ये लोगों की ज़िंदगियों का मसला है, फॉर गॉड सेक इसको इतना तो ना पॉलिटिसाइज करें। बिल्कुल, ये जिस सूबे का मामला है दर हकीकत वहाँ की रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त अगर पाकिस्तान की बात की जाए, एहतजाज हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ताकत के मराकज़ एक मरतबा फिर से आमने सामने आ गए हैं। हुकूमत को एक तरफ जहाँ मजहबी जमात और PTI के चैलेंज का सामना है, तो दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपने कारकुनान को इस्लामाबाद जाने की तैयारी पकड़ने का ऐलान कर दिया है। DI खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना साहब ने अपने कारकुनान से कहा कि CPAC रूट तुम्हारे लिए है, इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें। यह कोई पहला मौका नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब सड़कों पर निकलने का इंदिया दे रहे हैं। 2018 में भी यही नारा था कि मैंडेट चोरी हुआ, इलेक्शन के ऊपर भी वही शिकवा था जो 2024 में है, वही लहजा था और वहीं पर फिर एहतजाज की तैयारी भी नजर आ रही है। एहतजाजी कॉल का कोई टाइम फ्रेम तो अभी सामने नहीं आया, मगर ये ऐलान एक ऐसे वक्त में हमारे सामने आया है जब पाकिस्तान दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात और हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के साथ सरहदी कशीदगी जैसे संगीन चैलेंजेस में उलझा है। दूसरी तरफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ये कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब सियासी अमल पर यकीन रखते हैं, इख्तलाफात को मिल बैठ कर हल किया जा सकता है। यहाँ ये तवक्को भी की जा रही थी कि पाक अफगान कशीदगी को कम करने के लिए मौलाना साहब अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं कि मौलाना साहब जब बोलते हैं तो अफगान तालिबान को भी उनकी बात सुनना पड़ती है। 2 रोज पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब का यह बयान भी जब सामने आया कि अफगान क़यादत से राब्ते हुए हैं, वो मामलात को अफाम तफहीम से हल करना चाहते हैं, लेकिन फिर खबरें सामने आती हैं कि दोनों मुल्कों में आर्जी सीज फायर के बाद हतमी मुज़ाकरात दोहा में होंगे। अब सवाल यह है कि क्या दोनों ममालिक में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इन्हीं मुज़ाकरात में किसी तीसरे मुल्क में करना पड़ रहे हैं? वहीं पर सवाल यह भी है कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली से JUI किस हद तक मुतमईन है। इसी मामले पर बात करने के लिए सीनियर रहनुमा है JUI फेस से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सर, इस्लामाबाद जाने का जो ऐलान मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से किया गया है, उसकी क्या वजह है? क्योंकि अभी तक चहमगोइयाँ हैं, लेकिन किसी के पास हतमी कोई खबर नहीं कि मौलाना साहब इस्लामाबाद की तरफ क्यों आना चाह रहे हैं। ऐसा है कि बहुत सारे मसाइल इस वक्त दरपेश हैं सियासत के हवाले से। असम्बलियों में बैठे लोग फॉर्म 47 के या जाली फॉर्म 45 के लोग तो थे ही थे, मगर उसके बाद जो है लेजिटिमेसी का इशू जो है वो नाहली में भी जो है कन्वर्ट होता जा रहा है।
और मामला न सिर्फ अपने मुल्क के अंदर बिगड़ गए हैं बल्कि दूसरे मुल्कों के साथ भी बिगाड़े जा रहे हैं। आप जिन महाजरीन को मुद्दतों से उनकी मेज़बानी कर रहे थे उनको रुसवाई के साथ जो है वापस रुखसत कर रहे हैं। दो सूबों में हालात इस हद तक खराब हैं कि आपके यहाँ जो है वो एडवाइजरियाँ जारी होती हैं कि इसके बाद कोई वहाँ का रहने वाला शख्स भी ट्रेवल न करे। तो जब हालात इस हद तक पहुंच जाएं और पंजाब में आपने अभी जो ना मामला को मजीद बिगाड़ लिया, 5000 के लगभग गिरफ्तारियों की इतला है, तो जब इस तरह के हालात होंगे तो फिर सियासी बेचैनी जो है वो यकीनन होगी और सियासी जमातें जो है उसका इजहार करती हैं और वो कर रही हैं। और ये सारी चीजें जो इस वक्त हो रही हैं या जो मुश्किलात हैं उसका आईना हुकूमत को दिखाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन सेनेटर साहब जहाँ तक मामला है अफगान पनाहगुज़ीनों के हवाले से, उस पर हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जो लोग इलीगल हैं, इलीगली पाकिस्तान के अंदर मुक़ीम हैं, उनको वापस भेजा जाएगा। और दूसरी बात जो पंजाब के हवाले से आपने सेनेटर साहब बात की, उसमें शाह अवैस नूरानी साहब के गुफ्तगू और मुलाकात जो हुई है मोहसिन नकवी साहब से हुई है, सरदार यूसुफ साहब से हुई है, तारिक साहब से हुई है, तलाल चौधरी साहब से, उसमें तो उन्होंने ये बताया है कि उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि डीसील कर दिया जाएगा उन तमाम मदारिस को जिनके खिलाफ इस वक्त पंजाब के अंदर कार्रवाई चल रही है। तो बाकी मुतालबात भी जिस वक्त मान लिए जाएंगे उस वक्त उसके बाद एहतजाज हम भी शायद न करें। बाकी जो है इलेक्शन के हवाले से मुतालबात, बाकी दो सूबों में जो हालात की खराबी है उसकी दुरुस्ती के मामला, दूसरों मुल्कों के साथ जो ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं जिसमें जो है ना वो मजहब का भी एक और जुबान भी बहुत सारी जगहों पे एक, तो इस तरह से ये मामला जब सारे ठीक कर लिए जाएंगे तो फिर खामखा जो है हम भी जो है ना एहतजाज की तरफ शायद ना जाएं, मगर मामलात को ठीक किया जाए, भले बातचीत से पहले ठीक किया जाए या जिस तरह से भी ठीक किया जाए, मगर उनका ठीक किया जाना जरूरी है। नहीं होगा तो फिर एहतजाज बढ़ेगा। ये आपने सेनेटर साहब जो इंतखाब के हवाले से बात की है, आप नए इंतखाबात की बात गालिबन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में दोबारा से जनरल इलेक्शन होना चाहिए। अगर फर्ज कर लीजिए कि हमारे बात में किसी को शुबा हो कि वो इलेक्शन ठीक नहीं थे तो इलेक्शन का ऑडिट तो करवाया जा सकता है। वो लीफ जो कि जो बैलेट पेपर के साथ जो रह जाती है और जिसको सील किया दिया जाता है, कुछ हल्कों के खोलने आपको पता चल जाएगा कि इलेक्शन ठीक थे या गलत। ठीक है, लेकिन सेनेटर साहब तनकीद ये भी तो है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इसी हुकूमत के साथ कानून साजी के अंदर भी शामिल रहे, 26वें यानी तरमीम के अंदर भी शामिल रहे, जहाँ जहाँ उनकी मुआवनत दरकार थी मौलाना साहब ने अपना किरदार भी अदा किया। जब फरीकैन के दरमियान लड़ाइयाँ होती रही मौलाना साहब सालसी भी कराते रहे। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सीधा ही ऐलान इस्लामाबाद का कर दिया, ये तनकीद भी आ रही है। देखिए, तनकीद करने वालों को तो नहीं रोका जा सकता, तनकीद उनका हक भी है बेशक, भले चूंकि सियासत में तो आदमी एक्सपोज होता है दूसरों के लिए भी, अगर दूसरों को एक्सपोज करता है तो खुद भी एक्सपोज होता है और उसके ऊपर तनकीद आ सकती है। मगर इसका जो बैकग्राउंड बनाया जा रहा है या दिखाया जा रहा है स्पेशली पीटीआई की तरफ से, वो दुरुस्त नहीं है, वो गलत है। कोई ऐसी वजह मौजूद नहीं है कि जिसकी वजह से जो है ना कोई हमारे साथ कोई ऐसी कमिटमेंट थी या पूरी नहीं हुई और उसके नतीजे में जो है ना ये एहतजाज किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। वो तो एक साहब ने जो है ना आज ये भी इरशाद फरमा दिया कि उनकी मौजूदगी में हुआ था, तो कोई मतलब इतना बेवकूफ़ है कि वो इस तरह की डील करे और वो डील जो है वो किसी ऐसे शख्स की जिसका हदूद अरबा मालूम हो उसकी मौजूदगी में करे, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं हुआ करता। सेन जो दिमाग है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, प्रूडेंट माइंड जो है वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं करता। तो इस तरह की जो तनकीद है वो गलत है। हाँ, वो मौका जो है वो किसी वक्त भी आना था, ये आ सकता है। अब भी शायद हुकूमत के पास है वो मामला को सुलझाए, बैठे और उसके बाद तय करके बात को खत्म करें। कहीं ना कहीं पे तो आपने बैठना है ना। लेकिन सेनेटर साहब कोई टाइम फ्रेम आप लोगों की तरफ से तय हो गया कि कब तक अगर हुकूमत हमारी डिमांड्स के ऊपर गौर नहीं करती या हमसे बातचीत नहीं करती तो हम इस्लामाबाद की तरफ मूव कर जाएंगे? कोई आप लोगों की तरफ से टाइम फ्रेम बनाया गया इस पर? हुकूमत को कितनी मोहलत देंगे आप लोग? हाँ, ये ऐसा है कि ये एक जलसे में एक तकरीर है और उसके बाद ये सारे मामला जो है मौलाना अपनी जमात के अदारों के सामने रख के और फिर उनसे अप्रूवल लेंगे इस बात की, और उसका शेड्यूल भी जो है जमात मुरतब करेगी, यानी जमाती अदारे मुरतब करेंगे और फिर वो जो है मीडिया के जरिए आप सबके साथ मीडिया के साथ शेयर कर लिया जाएगा और जो सब कुछ सरफस हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन जब हालात ख़राब है सेनेटर साहब, पूरे मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के भी मामलात हैं, जगह जगह एहतजाज हो रहा है, उनसे किस तरह से हुकूमत निमट रही है, जितने भी मामलात ख़राब हैं उसमें आपको लगता है कि ये हालिया औकात के अंदर इस किस्म की अनाउंसमेंट या ऐलान करना वो खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी के लिए सूदमंद हो सकता है? वैसे ये $1 मिलियन का सवाल है और इसका जवाब ये है कि ये हालात जो इस नहज पे पहुंचे हैं, ये इस खराबी तक पहुंचे हैं, वो किसके दौर में पहुंचे हैं? क्या इस हुकूमत से पहले हालात इसी तरह से थे? क्या इस हुकूमत के आने के बाद जो है ये हालात इस हद तक खराब हुए? तो फिर आपको मर्ज का पता चल जाना चाहिए कि मर्ज क्या है। तो ये मर्ज जो बढ़ता जा रहा है, ये इसको या तो उसको दवाई दे के उस मर्ज को ठीक किया जाए, या नहीं ठीक करेंगे तो फिर उसके बाद जो भी अगला मरहला होगा फिर तो एहतजाज का मरहला होता है वो रह जाएगा और वो किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो अफगानिस्तान वाला मामला है सेनेटर साहब, इसको हल करने के लिए हुकूमत कोशिश तो नजर आ रही है। दोहा के अंदर आज मुज़ाकरात का पहला दौर भी होने जा रहा है, तो बातचीत के साथ अगर चीजें आगे बढ़ जाएंगी तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों का ये मुतालबा तो पूरा हो ही जाएगा। अगर बढ़ जाए तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। दो इस्लामी मुल्क हैं, दो भाई हैं, दो भाइयों के साथ वो हमारे कल भी भाई थे, आज भी भाई हैं, आइंदा भी भाई रहेंगे। इनके दरमियान लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं कोई गलतफहमी आ गई है तो उसको बैठ के खुद सॉल्व करें, किसी और से सॉल्व करवाएं, उसका कोई रास्ता तलाश करें। लेकिन इस वक्त सेनेटर साहब ये भी तनकीद है जो हुकूमत के सीनियर वज़रा कर रहे हैं कि हमने अफ़गानिस्तान के लिए और अफ़गान बाशिंदों के लिए बहुत कुछ किया, हमने कई दहाइयों तक जो है इनकी मेज़बानी भी की, लेकिन तालिबान की जब हुकूमत आई अफ़गानिस्तान के अंदर तो तब भी हमने इनको सपोर्ट किया। इनको हमारी शुक्रगुजारी करनी चाहिए थी, मगर शुक्रगुजारी की बजाय जो हमारे लिए मुश्किलात पैदा की गई हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। देखिए, बाज़ वज़रा का लहजा, रवैया वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। कुछ लोग यकीनन उनसे पाकिस्तान के अंदर भी जो है मोहब्बत करते होंगे, कोई उनके साथ ताल्लुक रखते होंगे, तो जब आप इस तरह से बात करेंगे फिर आपके बारे में जो है ना उनकी सोच में कोई तब्दीली आएगी। इसलिए जो भी वज़रा हैं जो इस तरह से बेहतियाती से उनकी जुबान खुल जाती है और फिसल भी जाती है, उनको मुनासिब जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी अब महज सरहदी झड़पों तक महदूद नहीं रही, बल्कि नई सिफारती जंग की तरफ बढ़ चुकी है। दोनों ममालिक के दरमियान कई घंटे का जो आर्जी तौर पर सीज फायर था वो भी ख़त्म हो गया, लेकिन अब उसके अंदर तौसी कर दी गई है एक मरतबा फिर से। अब सबकी नज़रें दोहा पर जमी है, जहाँ कतर की सालसी में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। पहले कुछ इस किस्म की इत्तलात हमारे सामने आई कि शायद ये मुज़ाकरात आज होंगे, मगर अभी से कुछ देर पहले ये तस्दीक कर दी गई कि मुज़ाकरात कल होने का इम्कान है। ये मुज़ाकरात महज सरहदी गोलाबारी या शिकवे शिकायतों का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक तवील, पेचीदा और हसास पस मंज़र है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान को सरहद पार से दहशतगर्दों के मुसलसल हमलों का सामना है और ये हमले सीज फायर के दौरान भी जारी रहे। गुज़श्ता 2 रोज़ में दर्जनों दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश में मार दिए गए। दूसरी तरफ अफगान तालिबान के वादों और ज़मीनी हक़ाइक़ में भी फासला है जो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। अब एक अहम सवाल है कि क्या पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी में अब भी कोई इबाहम है, या फिर अफगान तालिबान वो वादे निभाने में नाकाम हो चुके जो उन्होंने अमरीकी फौजी इनखला के वक्त दुनिया और पाकिस्तान से किए थे। सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अस्करियत पसंदी के खिलाफ जंग में सिर्फ दुश्मन ही नहीं बल्कि अंदरूनी सफ बंदी भी एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और विफाक के दरमियान वाज़ेह पॉलिसी का ना होना, मकामी लोगों के लिए नकल मकानी का खौफ और दहशतगर्दों की शहरी इलाकों में मौजूदगी, ये सब वो इशूज़ हैं जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी मंजरनामे को हर गुजरते दिन के साथ मजीद पेचीदा कर रहे हैं। अब एक और सा सवाल है, वो ये कि क्या दोहा मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू का इम्कान मौजूद है, और अगर आर्जी सीज फायर मुस्तकिल नहीं होता तो इसके नताइज क्या बरामद होंगे। इसी पर बात करने के लिए दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
ब्रिगेडियर साहब, अभी से कुछ देर पहले ये खबर आई है मुसद्दिक़ा तौर पे कि अभी पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है वो दोहा के लिए रवाना नहीं हुआ, जो गालिबन कल रवाना होने का इम्कान है। अब मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान हमेशा से अमन की बात करता था, करता है और करता रहेगा हमेशा। पाकिस्तान हमेशा अमन के लिए कोशा रहा, लेकिन ये जो मुज़ाकरात का एक अमल है, आपके नज़दीक ये एक जामे फ्रेमवर्क होगा अमन के हवाले से? देखें, सबक बात यह है कि पहले भी दोहा में कतर ही था और उसके बाद जाहिर है कि अमेरिकन टीम थी और ये तालिबान ने जाके वहाँ पर एग्रीमेंट किया था और इन्होंने कमिटमेंट की थी कि हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। एंड देन दे फॉरगॉट। हमने इनकी 2021 के बाद कितनी सफारतकारी की, हमने इनकी मदद की, एवैक्यूएशन में मदद की, इनके हमने तकरीबन 33 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज हमने उनकी मेहमानदारी की और भी बहुत इनके कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ से अभी जान बिता के उनका ख्याल किया, हर लिहाज से हमने मदद की। इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं, चीनी, आटा, गन्नम, फर्टिलाइजर, अफगान ट्रेड, कहीं हमने रुकावट नहीं डाली बिकॉज वी मोर कंसर्न अबाउट अफगान पीपल। वो भी दोनों तरफ पश्तून हैं, हमारे बड़े पुराने दरीने रवाबित हैं, उनसे हमने बड़ा ख्याल किया। दे आर नॉट रियलाइजिंग ये अफगान तालिबान रजीम जो है कि ये इनको कोई पासदारी नहीं है। कितनी दफा हमने इनसे बात की है कि जी कि आप हम पे एक ही डिमांड करते हैं ना कि आप अपनी सरजमीन मत इस्तेमाल करें, तो वो भी नहीं और फिर मानते भी नहीं है। अभी आपके सामने हमारी पोस्टों में अटैक किए, इसमें अफगान तालिबान भी थे और साथ फौजी से मिले हुए थे। इसका मतलब उधर से आ रहे हैं, दे आर ऑल लिविंग इन दैट प्लेस। इसलिए अब इनको प्रॉब्लम ये कि अभी हमने सीजफायर की है, फिर 48 आवर्स और एक्सटेंड कर दी है। वी वांट के पीस हो जाए, हम चाहते हैं वहां लोगों को तकलीफ ना हो, लेकिन ये इंडिया के जाके बैठ गए, वहां से उन्होंने उकसाया, उन्होंने पैसे की लालच दी है, उन्होंने वहां से वहां पर आके हमारी पोस्टों में अटैक करना शुरू कर। तो लेट्स होप कि ये इनको समझ आती है। अगर हम मुसल्लह फौज इतनी बड़ी इंडियन फौज को 6 घंटे में घुटने टेकने मजबूर कर सकती, तो आपकी तो कोई फौज ही नहीं है। वी डोंट काउंट यू, आपकी मर्सरीज हैं, ना लड़ना आता है, हिट एंड रन करते हैं। अब अनश्योर के यहाँ सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस हो, उसके बाद ये कतर का हो, बैठ के खुल के बात करें, लेकिन कमिटमेंट इनके ट्रस्ट कौन करेगा? सऊदी अरब और ये अगर गारंटी भी देते हैं, यही है कि सऊदी अरब और कतर से हम गारंटी ले कि जी वी बिलीव पीस फायर। अगर अब आइंदा के बाद इधर से कोई इन्विटेशन, चाहे वो फितनल खारिज हो या फितनल हिंदुस्तान हो या दाइश खुरासान हो, हमारे एरिया में इन्फिल्ट्रेशन अगर होगी तो फिर हमें ये बता देंगे व्हाट नेक्स्ट एक्शन पाकिस्तान कैन डू इट। हम कह सकते हैं कि फिर हमें अलाउ करेंगे ये कि हम इनके एरिया में जाके ट्रेनिंग कैंप इनके उड़ाए, अपने एरिया से ड्रोन मारें, चाहे एयर रेड करें, जो भी करें। ठीक है। अब जो ब्रिगेडियर साहब आप बात कर रहे हैं, तो हम भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान ने अफगानियों को, अफगान हुकूमत को, अफगान शहरियों को किस तरह से सपोर्ट किया, उनकी हर सतह पर मदद की, हर मुश्किल में पाकिस्तान उनके साथ खड़ा रहा, उनकी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि भारत की जो एक थपकी है अफगान हुकूमत को, उसके बाद ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी ख़तरनाक हो रही हैं। अब अगर बात अमन पर चली भी जाती है, हो भी जाता है, लेकिन ऐसी सूरत में भारत अगर कोई शरारत करता है और अफगान हुकूमत उस शरारत का हिस्सा बनती है, तो पाकिस्तान का नेक्स्ट क्या स्टेप होगा? क्या बाकायदा जंग की तरफ बढ़ा जाएगा? क्या बाकायदा हमले किए जाएंगे? कि क्या करेगा पाकिस्तान? अगला स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी? हमारे पास देखिए, अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत टूल हैं। सबसे बड़ा टूल ये कि हम जो कि नहीं चाहते, आपके सामने हम ये भी अफगान ट्रांजिट को हमने रोका है 2 दिन से, और इनको समझ आ जाएगी कि इनके ट्रेडर्स के साथ क्या होता है। और वही ट्रेडर है जो अफगान नेशनल, हमें ये प्रॉब्लम है कि बेचारा उनको तकलीफ होगी, फिर हम आटा, चीनी, दाल, फर्टिलाइजर बंद कर देंगे। ये कहाँ से जाएंगे मुझे बताओ? उधर से ईरान इनको, इंडिया को नहीं जाने देगा, कहाँ से ये लेंगे? हमें ये फिक्र, हमें इनको फिक्र नहीं है। इनके अफगान नेशनल रिफ्यूजीज जो है, इनको अब हम भेजना शुरू कर रहे हैं, वो एक एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बर्डन आ जाएगा। इसलिए इनको खुद समझ होनी चाहिए कि क्या इनको इंडिया से ताल्लुकात रखने हैं। वो इंडिया जो मुसलमानों को हेट कर दे, नफरत कर दे, ये इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं। वहां पर अगर लिखते हैं कि हम आई लव मोहम्मद, तो वो उनको पकड़ के इंडिया में बंद कर देते हैं। कोई 3-3.5 हजार लोगों को उन्होंने बंद किया, इन्होंने ये लिखा था। तो ये इस्लाम की बात करते हैं, वहां जाके ये उनसे दोस्ती बढ़ाते हैं। तो आई थिंक उनको हमें यही है कि अगर ये करेंगे देन को हम सिंपल इनसे बात करेंगे। अगर आप ये पासदारी नहीं करते, हम आपके सारे जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं इनके,
एडमिनिस्ट्रेटिव काम पे हैं, इनके कमांडर जहाँ रह रहे हैं हमें सब पता है, हम उनको अटैक करेंगे, उनको इनका कमांड सेक्टर तबाह करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ब्रिगेडियर साहब, आप जो तिजारत की बात कर रहे हैं, मुआशी तौर पे तो नुकसान पहुंचेगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एहतजाज है या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, उनका ये कहना है कि अगर तिजारत बंद होती है तो नुकसान एक तरफा नहीं है, नुकसान दो तरफा है, क्योंकि पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा का जो पूरा इन्हिसार है इकॉनमी के लिहाज से वो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड के ऊपर है। तो ऐसी सूरत में अफगानिस्तान नहीं मुतासिर तो फिर आपका अपना पाकिस्तान का सूबा भी होगा। देखिए सरवा, तो इट्स ऑल द मोर रीजन दैट मीन्स कि केपीके गवर्नमेंट को प्रॉपरली फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए। दे शुड अंडरस्टैंड वो ख्वारजी जो रियासत के खिलाफ हथियार उठाएं, रियासत की मुसल्लह फौज को शहीद करें, उनके ऊपर रेड करें, क्या हम उनसे डर के उनसे मुज़ाकरात करें? आप मुझे ये बताइए। ये तो इनका काम है ना, ये जो इनके ट्रेडर्स हैं, दूसरे ट्रेडर्स लोगों को पुश करें, वो ये जो अफगान तालिबान रजीम है उनको वो पुश खुद करें कि जी हमारा नुकसान होगा, या तो उसको उनको चेंज करें। वहां पर हुकूमत इनकी 40% जो पश्तून है इनकी है, ना हजारा है, ना उज़्बेक है, ना ताजिक है, जिनकी एथनिक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो है ही नहीं। तो वहां पर इनको दोबारा चाहिए, और वो तो आप टेम्पररी ऐसे इलेक्शन कराएं, अफगान के ऊपर अपनी मर्जी की हुकूमत लेके सारे मसले हल हो जाएंगे, जो कि मोहब्बे वतन भी हैं, उनको अब आवाम की फिक्र भी है। तो ये इट्स टू वे टॉपिक। अब हम हर बार हर चीज करते रहे और इनको कोई फिक्र नहीं है, तो मुझे बताइए ऐसे कैसे रिजॉल्व मसले होंगे? ठीक है, ठीक है। अब ये जो सर ये अफगानिस्तान के जो पनाहगुज़ीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे जिनको वापस भेजने का फैसला हुआ और उसके ऊपर अमल दरामद भी हो रहा है, एक गम और गुस्सा जो है वो अफगानिस्तान की हुकूमत का इस मामले पर भी नज़र आता है। गुज़श्ता आने वाले दिन के अंदर जो दोहा के अंदर मुज़ाकरात होंगे, आपके नज़दीक क्या एजेंडे के अंदर ये चीज़ भी शामिल होगी कि जो अफगान पनाहगुज़ीन पाकिस्तान के अंदर है उन्हें रहने दिया जाए, या आपको लगता है कि नरमी तक की कोई बात इसके अंदर ऐड की जाएगी एजेंडा में कि एक नरमी बरती जाए? आपका क्या ख्याल? देखें अगर अफगान गवर्नमेंट को इतनी फिक्र है तो गिव एंड टेक होता है ना जी। मुझे बताएं हमारी क्या डिमांड है? सिर्फ एक, अपनी सरजमीन से इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को हमारे एरिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज ना करने दें, इनको क्रॉस बॉर्डर ना करें, ये स्टॉप कर दें। हम इनसे हर लिहाज से कोऑपरेट करेंगे, हम कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, हम इनसे पीसफुल रहना चाहते हैं। हमारे लिए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट है इनके लिए, हमारे नेबर्स हैं, रिलीजियस ताल्लुक है, हमारा इनसे कल्चरल ताल्लुक है, दोनों तरफ पश्तून जो उनकी आपस में रिश्तेदारी है। हम तो नहीं चाहते कोई प्रॉब्लम हो, फिर इनको एक हाथ बढ़ाना चाहिए कि हमें बढ़ाना चाहिए। मुझे पता है हमें तो एक बात डिमांड है, ये तो 50 दिन को हम इनको सपोर्ट करते हैं, तो ये कहें हाँ जी हम आज के बाद बिल्कुल हम गारंटी देते हैं कि हमारी तरफ से कोई टेररिस्ट नहीं आएगा, चाहे वो ख्वारजी है या फिर हिंदुस्तान है या हमारे अफगान नेशनल है। बात कर तालिबान, दैट काइंड ऑफ इट वी विल गिव देम लॉट ऑफ कंसेशन, वी हैव नो प्रॉब्लम। सही, वी डोंट वांट टू फाइट विद देम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।